ओके चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। ये पेपर नंबर 2 है यूपी पीसीएस मेंस 2022 का जो चल रहा है उसका। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है। वहीं 20 क्वेश्चन आए, 10-10 क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी में थे। 125 वर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चन थे, 8 नंबर के 10 क्वेश्चन और 200 शब्दों में लिखना था क्वेश्चन। 10 सेकंड सेक्शन बी में जो था उसमें 200 वर्ड के आंसर्स लिखने थे आपको। ये 12 मार्क्स के थे। टोटल कितने मार्क्स हुए? 200 मार्क्स। ठीक, सब कुछ सेम है। वहीं आपको जो है बताया, मतलब इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने अगर नहीं देखे हैं पहले वाले क्वेश्चन पेपर जो यूपी पीसीएस मेंस 2022 के अभी तक हो चुके हैं, जैसे कि एसए, हिंदी पेपर, जीएस पेपर 1, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक, ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, उसको फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें से आए हैं। काफ़ी अच्छा पेपर था। जीएस पेपर 2 एंड 3 ये दोनों में ही करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहता है। फिर से वो चीज़ हुई है। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए, देखिए, उमंग स्कीम से संबंधित जो है पूछा गया है, रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। सारा ये समझ लीजिए एक अलमीरा है जिसमें ई गवर्नेंस से संबंधित जितने भी ऐप्स हैं सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो। सीधा क्वेश्चन पूछा है, 8 नंबर का, टू द पॉइंट लिखेगा। बाकी कैसे क्या लिखना है वो मैंने जीएस पेपर 1 वाले में बताया है। ठीक, आगे है गरीबी और भूख। देखिए, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में ही पूछा गया था, यहां पर भी पूछा गया है, गवर्नेंस से संबंधित है। तो कई लोग कहेंगे जीएस पेपर 1 में आया, इसमें आया, पता ही नहीं चलता सिलेबस क्या है क्या नहीं है, मिक्सअप रहेगा। लेकिन जिस पेपर में आपको पूछा जा रहा है, जैसे ग्लोबलाइजेशन पूछा गया था जीएस पेपर 1 में, तो आपको सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। वहीं अगर जीएस पेपर 3 में अगर पूछा जाए एलपीजी रिफॉर्म्स के संबंधित, तो आपको अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक, व्हाट आर द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच हैव बीन इंप्लीमेंटेड टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक, ऑलरेडी डायरेक्टली मेंशन्ड है। सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि चमक जाए आंखों में, कंठस्थ तरीके से रटा होना चाहिए। ठीक, कॉजेज बताओ पॉवर्टी हंगर के, गवर्नमेंट स्कीम बताओ, 8 नंबर क्वेश्चन है। सीधे जो है आपको इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, आपने जरूर आराम से पढ़ा होगा। ठीक है, अब भैया हंगर को मिटाने के लिए नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट जो है वो बहुत बड़ा लॉ है, गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक, पोषण है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। मनरेगा भी है पॉवर्टी को मिटाने के लिए। खैर चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या विवेचना कीजिए। ठीक, डिस्कस द रोल ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, विकासपीडिया पे जाइए, देखिए, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक, एनजीओ क्या होता है, नीति में जो है प्रक्रिया में यानी कि पॉलिसी मेकिंग में किस तरीके से अपना जो है वो कार्य करता है, क्या रोल अदा करता है। सिंपल डिस्कस है, डिस्कस करना है इसको, तो बिल्कुल सिंपल आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है। एनजीओ की डेफिनेशन बताओ, उनके रोल बताओ नीति निर्माण में, बस। ठीक, डिस्कस में बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स 125 वर्ड लिखे हैं, तो ये नहीं कि आप जो है 125 में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप फिर ज़्यादा लिख दोगे। 80 से 100 शब्दों में लिखना है, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स विद इन द एम्बिट ऑफ 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन को पढ़कर एक लाइन याद आ गई। ये कहा जाता है कि अगर फंडामेंटल राइट में सारे राइट हटा दिया जाए, अकेला राइट टू ये लाइफ एंड लिबर्टी जो है आर्टिकल नंबर 21 छोड़ दिया जाए, तो सारे मौलिक अधिकार इसके अंदर निहित हो जाएंगे। यानी कि सारे आर्टिकल जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के हैं, जो भी फंडामेंटल राइट है, वो सारे आर्टिकल 21 से हम डिराइव कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखो, सीधे एक तो ये चीज़ बतानी क्या क्या राइट है, फिर उसके बाद भैया झड़ी लगा दो, कितने भी बता दो। ये लाइन जो मैंने बोली है, ये अगर आप नहीं लिखी तो आंसर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फंक्शंस एंड रिलेशंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल में अभी हम लोगों ने गवर्नर से संबंधित पढ़ा था, उसी से संबंधित क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन में जो है ये वाला क्वेश्चन आया। ठीक, तो क्या रिलेशन है भैया, क्या फंक्शन है। ठीक, गवर्नर और किस तरीके से जो है इनकी कबड्डी होती है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, अभी वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी और काफ़ी चल रहा था ना, केरला वाला भी हम लोगों ने पढ़ा था, वहीं से क्वेश्चन बने हैं भैया, आप इसको लिख भी सकते हो। रिसेंटली वी हैव सीन इट इन द वेस्ट बंगाल इस तरीके से। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का
समालोचनात्मक परीक्षण करें, ठीक। क्रिटिकली एग्जामिन करना क्या होता है, देखें ये चीज़ है कि नहीं है, ये सही से रूल में है कि नहीं है, ठीक। और क्रिटिकली का मतलब ये है कि आप जो उसमें देख रहे हो पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखो, ये डायरेक्टिव वर्ड है, ठीक। रोल बताना है वित्तीय कमीशन यानी कि फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल इन द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। डायरेक्ट जो है ये आपका लक्ष्मीकांत की बुक से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, डायरेक्टली। अब देखो एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस वाली, लेकिन लक्ष्मीकांत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, इसी को बार बार रिवाइज करिए, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। भैया नेट प्रोसीड, ठीक है, को देता है, जैसे 41% हो गया है जो भी नेट प्रोसीड आती है उसकी, ठीक। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं किसको कितना देना है, जो 41% है उसमें से डेवलपिंग जो स्टेट है उनको कितना देना है, डेवलप स्टेट को कितना देना है, ये सारी चीज़ें भैया बताता है ना फाइनेंस कमीशन। लेकिन बीच में प्लानिंग कमीशन आ गया था तो काफ़ी रोल घट गया था, लेकिन अब फिर से बढ़ गया, ठीक। तो ये क्रिटिकल एग्जामिन में ये सब आप लिखोगे, ठीक। 7th क्वेश्चन कहता है लोक अदालत have acted as a great catalyst for change in Indian legal system, आर्टिकल नंबर 39A, ठीक है। क्या है, फ्री लीगल एड की बात करता है, उसके अंतर्गत एक नालसा बनाया गया, ठीक, पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ बनाया गया, और जो है आपका लोक अदालत इसके अंतर्गत जो है चलाई जाती हैं, जिसमें कि जल्दी त्वरित रूप से जो है निवारण होता है लोगों की समस्याओं का, ठीक। तो ये चीज़ जो सिस्टम है आपका इंडियन लीगल सिस्टम, इसको किस तरीके से लोक अदालत ने कैटलिस्ट क्या होता है, वो जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, बस उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो न्याय की प्रक्रिया है पूरा, वो उसमें जो है केसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, बस सीधे सीधे ये है कि उसकी जो प्रक्रिया है वो तेज कर देता है, ठीक। तो इसी को आपको स्पष्ट करना है, एलुसिडेट करना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा, कई जगह जो है नहीं लोक अदालतें होती हैं, तो उस पर वो वाली चीज़ एक एंगल आपको जो बताना चाहिए अदर साइड, ठीक। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू बता रहे हो, दूसरे पहलू को भले ही उस पर ज़्यादा एम्फेसिस ना हो, लेकिन वो बताना मेंशन करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, एनर्जी सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज, सऊदी, ईरान, ठीक है ना, इराक, तो इन सब से संबंधित है। आईआर का क्वेश्चन है। बेहतरीन एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है भैया, हम लोग की कुछ भी चीज़ हो, ठीक, कुछ भी चीज़ हो वो आपका जो है ऊर्जा उसमें लगती है, जैसे गाड़ी चलानी है, बिजली बनानी है, सब में, ठीक। और एनर्जी सिक्योरिटी में भैया क्रूड ऑयल तो हमारे यहाँ है नहीं भारत में, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज से करते हैं, ईरान, इराक, सऊदी, ये इन सब कंट्रीज से, ठीक। ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल सही बात है। एक इंजन है देश, इस इंजन को चलाने के लिए जो है हमें ऑयल चाहिए, ऑयल जो है कहाँ से मिल रहा है, वेस्ट एशियन कंट्रीज को। तो इसी में पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए, ठीक। तो हाल फिलहाल के टाइम पे जो है ईरान से हम ले रहे हैं, जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसकी वजह से क्या है कि हम तो भैया नहीं मानते, हमें तो सस्ता तेल दो हम बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। अब हम कोई आदर्शवादी उस पर थोड़ा ना चल रहे हैं आइडियलिज्म पे, हम चल रहे हैं रियलिज्म पे। रशिया से भी तो हम यही कर रहे हैं अभी, खैर। तो यहाँ पे आपको डायग्राम, आईआर वाले क्वेश्चन में डायग्राम मैपिंग बनानी पड़ेगी। डिस्कस द कॉजेज ऑफ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, कितनी बार इसको पढ़ा, फूड सिक्योरिटी, ठीक, एनर्जी सिक्योरिटी, सब कुछ, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, ठीक। ये कॉज मतलब इसमें देखो कॉजेस बताना है, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हमको क्या बताना है, क्यों हुई लड़ाई, रशिया ने क्यों अटैक कर दिया यूक्रेन पे, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, रशिया ये कह रहा था कि तुम हमारे साथ जुड़ो, जैसे कि पहले यूएसएसआर था तब, क्योंकि रशिया नहीं चाहता है कि बिल्कुल उसके बॉर्डर से टच करता हुआ एक नाटो का मेंबर बैठ जाए, मेन ये कॉज था। बाकी वो ब्लैक सी पे भी पहुंच अपनी बनाए रखना चाहता है, ठीक। अपना जो है एक जो उसकी खोई हुई जो है क्या कह सकते हैं कि वर्चस्व है, उसको पाने के लिए पुतिन का भी देखिए कितना टाइम है, कितने सालों से वो है, तो उनका भी अपना भी एक वो है कि हमें एक दिखलाना है कि यूएसएसआर की एक जो खोई हुई
वर्चस्व है उसको वापस लेके आना है, तो वो सारे कॉजेज भी आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक, 9वां क्वेश्चन ये हो गया, ये भी IR से संबंधित है। PSIR वालों को बड़ा फायदा हो रहा होगा इस वाले में। ठीक है, विच आर द कंटेंशियस इशूज बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, कई काली नदी, बॉर्डर इशूज, ठीक है, और बॉर्डर आपका इंडिया चाइना, ठीक, नेपाल एक बफर स्टेट है, मैप बनाना पड़ेगा, बीच में चाइना है, ये इंडिया है। ठीक, आपका जो है यहाँ पे एरिया जो है आपका ये कहता है नेपाल हमारा है, काली नदी यहाँ से जाती है। ठीक, नेपाल एक जो है लैंडलॉक कंट्री है, वो चाहता है कि उसको इजी जो है रूट मिलता रहे महासागर तक जाने के लिए बे ऑफ बंगाल में। और बाकी जो है कल्चरली जो अगर आप देखो नेपाल को 20 से काटोगे, ठीक, तो ये हिली रीजन है, ये प्लेन्स का रीजन है। तो प्लेन्स वाले तो मधेशी जनजाति, थारू, ये सब तो इंडिया के काफ़ी क्लोज है। जैसे रशिया यूक्रेन में भी क्या है, जो यूक्रेन का ईस्टर्न एरिया है दोनस्क और लुहांस्क वाला, दोनबास रीजन जिसे कहते हैं, तो वो काफ़ी वो रशियन प्रो रशिया बोलते हैं, रशियन बोलते हैं, प्रो रशियन टाइप के हैं। तो वैसे ही जो है यहाँ पर काफ़ी सारी शादियाँ भी हो रखी हैं नेपाल इंडिया के बीच में। तो ये जो प्लेन्स वाले हैं ये तो इंडिया करीब है, लेकिन हिल एरियाज़ वाले जो इंडिया के ज़्यादा करीब नहीं, वो चाइना के प्रो हैं। अब वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है जैसे जैसे चेंज होती है तो वहाँ पर जो है चाइना प्रो हो जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, आराम से आप इसको प्रायोरिटाइज करके लिखिए, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, NGO हम लोग ने देखे क्वेश्चन ऊपर देखा। अब अगला आ गया, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। क्या चैलेंजेस हैं इनके सामने, उसकी विवेचना करिए। ठीक, इसको प्रभावकारी एवं लाभकारी बनाने के लिए क्या साधन है। बहुत ही प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट, स्ट्रेट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें ज़्यादातर वीमेन का आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन अभी भी क्या होता है कि कुछ जैसे 10 लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो कुछ लोग उसमें लीडर बनने लगते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सब लोग बराबर होने चाहिए। ठीक, अभी कई जगह क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ जाते हैं लोग खाली बेनिफिट उठाने के लिए, लेकिन बाकी टाइम पे जो है जो एक मोटिव ऑब्जेक्टिव था इसका वो पूरा नहीं हो पाता है। क्या मेजर्स हैं, मेजर्स जैसे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। ठीक, तो उसको जो है आप लोग लिख सकते हो उसमें। बाकी इसमें ये लिखिए कि जो है इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इनमें जो भी व्यक्ति हैं सबकी फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, उनको जो है मतलब सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए हर मेंबर को, कोई लीडर दादागिरी ना करे। ये सब चीज़ें होंगी तो फिर बढ़िया है, तभी सेल्फ की हेल्प हो पाएगी, नहीं तो कुछ ही लोग की हेल्प होती है। उत्तर प्रदेश से संबंधित देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन शक्ति प्रोग्राम। ये जब आया था तभी मैंने कहा था पक्की बात क्वेश्चन में आएगा, और देखिए आ गया है। हम लोगों ने इसको करंट अफेयर में अपने जो है इसको पढ़ाया था। ठीक, मिशन शक्ति प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टेल हाउ फार इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें बिल्कुल कोई ऐसे मत लिख देना नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं किया, नहीं ये वो, नहीं 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 ऐसे नहीं करते हैं। आपको ये बताना है मिशन शक्ति प्रोग्राम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक, क्या है, बी ऑब्जेक्टिव, ठीक, उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है सी, कितना जो है आपको लग रहा है, क्या क्या चीज़ें उसने करी वो बताना है। कहीं कहीं पे जो कमी लग रही है वो उसको बस ऐसे बताओ कि यहाँ पे, और देखो कमी ये मत बोला करो कि भैया ये कुछ नहीं किया, आप बोलो कि यहाँ सुधार हो सकता है, रिफॉर्म हो सकता है। और फिर उसका अंत में जो है आप बताइए कि ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है महिलाओं के लिए, जो कि मतलब उत्तर प्रदेश ने इसको लागू करके इम्प्लीमेंट करके अगर और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो भारत देश का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा जो है समृद्ध स्टेट भी बन सकता है। बस ऐसे पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करो कि पढ़ने वाला भी खुश हो जाए, और अगर कोई महिला चेक कर रही है कॉपी तो और ज़्यादा नंबर देगी। ठीक, तो ये चीज़ है। 13वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस अचीवमेंट, सिग्निफिकेंट होना चाहिए था, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, नीति आयोग के उद्देश्यों और संरचनाओं की व्याख्या करिए। सिंपल मैंने बताया, वेबसाइट पे जाइए, 3 चीज़ें देखनी होती हैं, अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस में जाओगे, ऑब्जेक्टिव और ये कंपोजिशन वहीं पे मिल जाएगा। ठीक, प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये 3 चीज़ें करनी होती हैं, कोई और चीज़ें नहीं करनी होती हैं, किसी का कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी वेबसाइट करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ हमारा देख सकते हो आप, और इसके इतना ही करो जो कि क्वालिटी मेंटेन कर सके। ठीक, क्वांटिटी के पीछे भागोगे कभी कुछ नहीं होगा, पैसे आपके जेब से निकाले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक, 14वां क्वेश्चन है, आर द कमिटीज कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। डिस्कस इन दिस कंटेक्स्ट द रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटी के संदर्भ में आपको जो है
प्रकलन जो समिति है उसके संदर्भ में पार्लियामेंट्री वर्क में कमेटी जो समितियां होती है वो उपयोगी हैं कि नहीं है ये समझाना है। ठीक, एस्टिमेट कमेटी आपको पता ही है, आपका मिनिस्ट्री और सबकी होती हैं, ये क्या करती हैं भैया, रोल में कुछ अदा कर। भाई अब एक चीज़ देखो, जो एमपी आते हैं, ठीक, वो जनता के तो सेवक हैं, लेकिन क्या वो आर्थिक और फाइनेंस और इन सब में भी क्या बहुत ज़्यादा निपुण हैं, क्या नहीं है। तो इसलिए एस्टिमेट कमेटी ना हो तो भैया कुछ काम ही ना हो पाए। सारा काम जो है संसद के टाइम जब सेशन में तभी हो पाएगा, सत्र में नहीं हो सकता। तो उसके बाहर जाके हमें एस्टिमेट कमेटी की मदद तो लेनी ही पड़ती है। अब इसमें अगर कोई खामियां तो सुधार कर लो, लेकिन इसको बंद नहीं कर सकते, ये बात साफ है। ठीक, 15वां क्वेश्चन, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। भैया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, क्वेश्चन आया, हमने पढ़ाया, आपने सुना तो अच्छे से लिखा, नहीं तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हैज इट्स ओन प्रोस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशन इन इंडिया। ये मैंने आपको कई बार बताया है, होमोजेनाइजेशन, ठीक, इसके अपने बहुत सारे, आप बताओ भैया कि टाइम पे वो होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फोकस कर पाएंगी गवर्नेंस के ऊपर, हर समय इलेक्शन मोड और कैंपेनिंग मोड में नहीं रहेंगी, ये सारी बातें भी करो। लेकिन लिमिटेशन बताओ कि भैया अगर मान लीजिए किसी स्टेट में अगर कोई सरकार पहले ही गिर जाती है, ठीक, तो उसका इलेक्शन तो दोबारा करना पड़ेगा, तो फिर हमसे कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो है कोई फिक्स टर्म नहीं हो सकता, ठीक है, अभी जो सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हो तो सकता है, लेकिन अभी सिचुएशन है उसमें नहीं किया सकता। ठीक, इससे ये एक सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि जो पार्टी सेंटर में जीत रही है उसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो है स्टेट में भी जीतने के, ऐसा कहा जाता है। हालांकि जो एग्जाम्पल है, मैं आपको दोनों चीज़ बताता हूँ कि जैसे क्या हुआ, बीजेपी आपको पता है कि सेंट्रल में जीत रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे उड़ीसा, ठीक, वहाँ पे बीजेडी जो है, बीजू जनता दल, वो पटनायक वाली जो है, नवीन पटनायक जी वाली, तो वो तब भी जीती वहाँ पर, जो 2014 का इलेक्शन ले लो चाहे 2019 का, ठीक। तो वैसा नहीं, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि नेशनल इलेक्शन के साथ में अगर स्टेट के इलेक्शन होंगे तो नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं वो थोड़ा सा उनके पास अपर हैंड होता है। तो हमें इलेक्शन में क्या चाहिए होती, लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि सब एक बराबरी पर हो, तभी तो हम चूज कर सकते हैं कि कौन जो है जीतेगा। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब बाई इलेक्शन होता है ना, जब कोई मान लीजिए किसी का देहांत हो जाए, कुछ बात हो, तो क्या कहते हैं कि यार स्टेट में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है उसी का कैंडिडेट ज़्यादातर जीत जाता है, ठीक। कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, बट उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफन वही जीतता है जिसकी स्टेट में सरकार होती है। तो उसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा अपर हैंड होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पूरा ऑडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने कई बार इसको शेयर कर रखा है। अगर आपने सुना है, पढ़ा है, तो आप आराम से इसको कर पाए होगे। कैसे केशवानंद भारती से पहले जो है सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई, इवोल्यूशन आपको बताना है कैसे कैसे आया और क्या प्रभाव डाला है। भैया स्टेट यानी सरकार की मनमानी, किसी प्रकार से पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर की जो शक्तियां हैं उसको ख़त्म करने का, वो ख़त्म इसमें कर दिया, ठीक। जो मूल संरचना है, देखो घर जो एक कोई मकान होता है, ठीक, मकान में आप उस घर कमरे के अंदर तो कुछ भी कैसे भी क्या फर्नीचर सब लगा सकते हो, लेकिन जो उसका एक ढांचा है सरिया सीमेंट वाला, क्या उसको चेंज कर लोगे तब तो मकान ही गिर जाएगा रे। तो इसीलिए वैसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल संरचना है जिसको आधारभूत संरचना है, ढांचा है, जिसको अगर नहीं चेंज किया सकता। यही केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। उन्होंने कहा था हम समय समय बताते रहेंगे कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जैसे जैसे केस आएंगे, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये कई सारे जो है इसमें है। इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहा। 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट कुछ भी अपने मनमानी से चेंज नहीं कर सकती है। मान लीजिए कोई मेजोरिटी में गवर्नमेंट आ जाती है ना, जैसे कि 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी जी वाले टाइम पे, तो वो जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इतना ज़्यादा अमेंडमेंट कर दिया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह कुछ ना कुछ जो है उसमें मतलब चेंजेस किए गए थे। तो इस प्रकार से करो, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है करो, लेकिन मूल संरचना को नहीं आप चेंज कर सकते हो। मूल संरचना क्या है, केस बाय केस हम बताते रहेंगे, ठीक। ये बात है, हम लिस्ट तो ना दे देंगे ये है तब तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन
उत्तर प्रदेश। अब इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी सतर्क रहा करिए। किसी का भी नाम नहीं लेना है, किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना है, बिल्कुल निगेटिव होकर नहीं बोला अरे सरकार पुलिस मतलब ये करप्शन करती है, ये पटवारी आता नहीं है, ये नहीं करता। बिल्कुल अगर आपने इस तरीके का आंसर लिख रहे हो तो आप अपना आईएएस या फिर पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो। आप ये समझ लो कि आपको ये किस जॉब के लिए आप कर रहे हो, किस सर्विस के लिए, आप किसके लिए सर्विस करने वाले हो, सरकार के लिए। तो सरकारी आदमी क्या करेगा, वो ये देखेगा, एक तटस्थ थर्ड पर्सन के तरीके से बताएगा प्रॉब्लम क्या है और हमें क्या रिफॉर्म करने हैं। वो वहां पे आलोचना नहीं करेगा, ठीक है ना। सिर्फ आलोचना करने वाले, भैया सिर्फ आलोचना तो भैया कोई सड़क पे कोई चलता रहा फिरता वो भी कर लेगा, लेकिन आप ऑफिसर बनने वाले हो, सरकार के लिए काम करने वाले हो। तो जिस प्रकार से जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, इन सब में क्या होता है, इन सब में भी तो बताया जाता ना भैया कि ये चीज़ें गलत हैं, ये स्टेटस है, लेकिन हम किस तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर आलोचनात्मक टिप्पणी तो करनी है, लेकिन सिर्फ आलोचना के आप राजा बन जाओ ये नहीं होना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कई सारे प्रॉब्लम्स है, रिफॉर्म में आप लिख सकते हो जहाँ पे भैया रिपीटेटिव वर्क है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किए करना चाहिए, ठीक। आपका पोर्टल बनाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं, आपका जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही है, रेड टेपिज्म है, उसको कम करना चाहिए। ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। जैसे एक जन सुनवाई चालू करी गई है जो है योगी जी का, सीधे आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है यार, आप यूज़ तो करो। कई लोग खाली आलोचना करते रहते हैं। जो साधन संसाधन दिए गए हैं सरकार पे से शिकायत करने के, उसका उपयोग नहीं करते, ठीक है। तो ज़्यादा चिल्लाहट वाले लोग जो होते हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। सॉरी। 19th क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंटेंशन एंड कोऑपरेशन इन इंडिया यूएसए रिलेशन। मैंने कई बार आप लोग को बताया, इंडिया जो है रियलिस्टिक हो चुका है, अब रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा। तो इंडिया ये रुका नहीं ऑयल खरीदने से, भैया हमें ऑयल सस्ते मिल रहा, हम खरीदेंगे, हमको यूएसए ऑयल दे देगा क्या। तो ये जब बात चली कि यूएसए ने तो खुद बोला कि इंडिया का एक स्पेशल जो है पोजीशन है, हम उसमें नहीं बोलेंगे। तो जहाँ तक अब देखो कंटेंशन देखा जाए तो हो सकते हैं, डिफेंस के क्षेत्रों में हम लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं, क्वाड में कर रहे हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम अपना कंटेंशन हमें बिल्कुल है। अगर हमारे ऊपर मनमानी करोगे तो फिर थोड़ा ना काम चलेगा, वो हम नहीं कर सकते। आप जो है हमारे साथ, हमारे पार्टनर साझेदार बन के काम करिए, हमारे आप कोई हमें कोई रोटी नहीं देते हो आप, ठीक है ना। ये चीज़ है, यहाँ पर आपको दोनों ही पहलू लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इवेल्युएट द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या गजब है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन करना है, ठीक। तो आप ये मत लिखने लगो कि वर्ल्ड बैंक यहाँ मदद करता है, यहाँ मदद करता है, यहाँ अरे जो मदद कर रहा है वो किस प्रकार से भारत में सतत विकास लाने को मदद कर रहा है कि नहीं, भूमिका है उसकी कि नहीं, ये बताना है इसमें। कई लोग क्या है ये बता देंगे, सिर्फ ये लिखेंगे वर्ल्ड बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक रोल बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब जगह करा दिया उसने, खत्म हो गई बात। नहीं, इवैल्यूएट, डायरेक्टिव वर्ड, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह 6 बजे जो हमारा करंट अफेयर आता है उसमें मैं ये बताता हूँ, रोज एक क्वेश्चन देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको जो है पेड ग्रुप में तो आप मुझसे जो है करा भी सकते हो उसको इवैल्यूएट। अगर आप नहीं भी करा सकते तो कोई बात नहीं, आप उसको प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के साथ में करो, लेकिन रोज करो। और फिर अगले दिन वीडियो में मैं ये भी बताता हूँ कि उसको किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें, डायरेक्टिव वर्ड सारी एनालिसिस देता हूँ। तो वो अगर आप करोगे तभी आपका हो पाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आते हुए भी नहीं लिख पाएंगे, ये जो है नहीं करना है। आते हुए कर पाओ, अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाओ, उसके लिए ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट पहल है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर जो आता है उसी में आपको MCQ मिलते हैं, उसी में रोज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं। और साथ ही साथ 2023 के लिए अगर आप पर्सनलाइज 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप के साथ में डेली स्टडी प्लान, लाइव डाउट डिस्कशन, MCQ, मेंस आंसर राइटिंग, प्री कम मेंस, ये सारी चीज़ें का एक फाउंडेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, भले आप ने पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो तब भी, और कई बार कर दे चुके हो एग्जाम लेकिन आपका नहीं हो रहा तब भी, तो अगर आपको UPSC UPPSC के लिए अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर सिर्फ एक है 9650347272। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।